नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। आइए इतिहास के सीरीज में आपका मैं विवेक कुमार बिट्टू हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। खुशियाँ बांटने से मिलती है, इसलिए हमारे वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इतिहास की जानकारी पहुंच सके। क्योंकि हम लोग इतिहास से कटते गए, जिस वजह से हमारी संस्कृति का क्षय होता गया। परिणाम यह हुआ कि हमारे नेता जो है बौने साबित होने लगे और हमारे देश पर तरह तरह की समस्याएं आने लगी। तो हमें अपने इतिहास, गौरवशाली इतिहास को जानना आवश्यक है और हमारे संस्कृति कैसी थी ये हमें इतिहास से ही पता चलता है। आज हम लोग अशोक के अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे। पूरे भारतीय साम्राज्य में अशोक ऐसा महान सम्राट था जिन्होंने अपने प्रजा को शिला अभिलेख के माध्यम से संबोधित किया और अपने प्रजा के हितों के लिए शिलालेख को खुदवाया। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि का उपयोग किया गया था। सबसे पहले अशोक के शिलालेख को खोजने का काम स्टीफेन थिलर ने 1750 ईस्वी में किया था। उसके उपरांत 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता हासिल की। अशोक के शिलाभिलेख साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में स्थापित किए गए थे। अशोक के 14 बृहद शिलाभिलेख हैं जो साम्राज्य के 8 अलग अलग भागों में स्थापित किए गए थे। अशोक के शिलाभिलेख से तत्कालीन साम्राज्य का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिदृश्य का विस्तार से उल्लेख मिलता है और समाज के परिस्थिति कैसी थी और इन सारे बातों का उल्लेख इन अभिलेखों से मिलता है, शिलाभिलेखों से मिलता है। प्रथम शिला अभिलेख में अशोक राजकीय पाकशाला में 2 मयूर और 1 हिरण के अलावा अन्य पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था और सामाजिक उत्सवों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। पहले शिला अभिलेख से हमें इस बात का स्पष्ट जानकारी प्राप्त होता है कि अशोक जानवरों के प्रति बहुत ही दयावान थे और जानवरों के प्रति होने वाली क्रूरता के प्रति चिंतित थे। इसलिए उन्होंने जानवरों की रक्षा के लिए जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। सामाजिक उत्सव में भी जानवरों का और अन्य उत्सव में, पर्व त्योहार में जो बलि दी जाती थी जानवरों की, उसे रोकने के लिए भी ये आदेश महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। दूसरे शिलाभिलेख में अशोक कल्याणकारी कार्य जो किया उसका उल्लेख है। अशोक अपने साम्राज्य के, अपनी प्रजा के हित के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए, जिसमें उन्होंने मनुष्य और पशु के लिए चिकित्सालय का व्यवस्था किया। अर्थात कोई भी प्राणी उपचार के बिना अपने प्राण को से हाथ न धो पाए, इसके लिए उन्होंने उपचार की पर्याप्त व्यवस्था की। इसके अलावा सड़क का निर्माण किया ताकि वाणिज्य व्यापार का पर्याप्त विकास हो सके और साम्राज्य का विकास के साथ साथ समृद्धि सुनिश्चित हो सके और सैनिकों का संचालन भी समुचित रूप से हो सके। इसीलिए उन्होंने सड़कों को बहुत अच्छी तरह से रखरखाव किया था। उसके अलावा सड़कों के किनारे कुएं खुदवाए गए ताकि यात्रियों को पानी पीने में सहूलियत हो और सड़कों के किनारे किनारे वृक्ष लगवाए। इन वृक्षों की छाया में यात्रियों को सुकून मिलती थी। उसके अलावा तीसरे शिलाभिलेख में अशोक श्रामणों और ब्राह्मणों के प्रति आदर का भाव, माता पिता का सम्मान और धन को
सोच समझकर खर्च करने के नीति को अच्छी आदत बताया गया और बचत करना चाहिए, इसे भी अच्छी आदतों में गिना गया। चौथे शिलाभिलेख में अशोक धर्म की व्याख्या की है और पांचवें शिलाभिलेख में अशोक धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। अर्थात धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, जो साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते थे और साम्राज्य में शांति व्यवस्था कायम रहे और सभी संप्रदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहे, इसके लिए प्रयास करते थे। छठे अभिलेख में अशोक कहता है प्रतिवेदक से कि मैं कहीं भी रहूं और किसी भी अवस्था में क्यों न रहूं, कोई भी समय क्यों न हो, आप प्रजा के हित के लिए किसी भी समय हमसे मिल सकते हैं और प्रजा की समस्या हमारे सामने रख सकते हैं। अर्थात समाज के प्रति, अपने प्रजा के प्रति अशोक बहुत सजग रहते थे और किसी भी प्रकार की प्रजा को दिक्कत ना हो, किसी भी समस्या का तुरंत हल सुनिश्चित हो, इसके लिए अशोक सजग रहते थे और प्रयासरत रहते थे। वह अशोक अपने प्रजा के प्रति पुत्रवत व्यवहार करते थे और प्रजा के हित में ही अपना हित देखते थे, प्रजा के सुख में ही अपना सुख देखते थे। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। जो जनता को, प्रजा को अच्छा लगे, राजा को वही करना चाहिए, न कि जो राजा को अच्छा लगे वो करना चाहिए। तो सातवां अभिलेख में अशोक साम्राज्य के बीच, विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहे, भाईचारा बना रहे, इसके लिए उन्होंने उल्लेख किया है। आठवें शिलाभिलेख में अशोक जो राजा द्वारा शिकार की परंपरा थी उसे त्याग दिया और शिकार के जगह पर अब धर्म यात्रा शुरू किया गया, जो बहुत ही सराहनीय कार्य था, क्योंकि शिकार में जीवों की हत्या होती थी और क्योंकि अशोक धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे और एक नेक राजा और अच्छे इंसान थे, महान योद्धा भी थे, तो ऐसी स्वाभाविक थी उन्होंने ये परंपरा को तोड़ करके धर्म यात्रा की परंपरा को शुरुआत की। नवें शिलाभिलेख में अशोक समारोहों की निरर्थकता पर बल दिया है। उनका मानना था समारोहों की निरर्थकता कोई सार्थकता नहीं है। और 10वें अभिलेख में ख्याति की निंदा की गई है। 11वें अभिलेख में अशोक कहता है धर्म की पुनर्व्याख्या करता है और बड़ों को और मित्रों को आदर देने की बात कहती है। इसमें पशु हत्या पर भी वे चिंता व्यक्त करते हैं। 12वां शिलाभिलेख में फिर से विभिन्न साम्राज्य के विभिन्न संप्रदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध की कामना की गई है। 13वें शिलाभिलेख में अशोक के 13वें शिलाभिलेख से काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसी शिलाभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख है और 8वीं प्रजा जो कि बीच बीच में बहुत ही उपद्रव मचाया करते थे, उसे दबाने के लिए अशोक ने चेतावनी दिया था और कहा था कि भले अशोक शस्त्र को त्याग चुका है, लेकिन अगर प्रजा में किसी भी तरह की गड़बड़ी होगी तो अशोक उसे छोड़ेगा नहीं और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ऐसे तत्वों को कुचल डालेगा। और इसी 13वें शिलाभिलेख में विदेशियों के नामों का भी उल्लेख है, कौन कौन से विदेशी के साथ अशोक के अच्छे संबंध थे। 14वें शिलाभिलेख में अशोक जनता से यह आशा करती है कि वह धार्मिक जीवन जिए। इसके अलावे कई लघु शिलाभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। कौशाम्बी के शिलाभिलेख को अकबर उठा करके इलाहाबाद के किला में रख दिया। दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ का अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक उठा करके दिल्ली लेके चला गया था। रामपुरवा, अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, ये 3 शिलाभिलेख बिहार में थे। सारनाथ के शिलाभिलेख
सारनाथ के लघु स्तंभ लेख, सारनाथ, सांची, कौशाम्बी के अभिलेख से इस बात का प्रमाण मिलता है कि अशोक पाटलिपुत्र और कौशाम्बी के महामात्यों को आदेश दिया था कि अगर कोई संघ में फूट डालता है तो उसके प्रति कठोर कार्रवाई की जाए। अशोक धार्मिक यात्रा भी क्या था और 10वें वर्ष वह बोध गया का यात्रा किया था। 12वें वर्ष निगली सागर का और 20वें वर्ष रुमिनदेई का यात्रा किया था। रुमिनदेई की यात्रा में अशोक वहाँ भगवान बुद्ध के जन्मस्थली होने के कारण वहाँ का कर को माफ कर दिया था। इसकी जानकारी हमें रुमिनदेई के अभिलेख से मिलता है। इसके अलावे अशोक बौद्ध धर्म में अपनाने से पहले भगवान शिव के उपासक थे। इसकी जानकारी हमें राजतरंगिणी, कलहन के राजतरंगिणी से मिलता है। वे शिव उपासक थे, ब्राह्मण धर्म को मानते थे, लेकिन उसके बाद वह अपने भाई सुमन के पुत्र निग्रोध के प्रभाव में आकर के, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को जाता है। अशोक अपने शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया था, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्क थे। अशोक स्वयं भी 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। कनक मुनि बौद्ध स्तूप का उन्होंने संवर्धन भी किया। अशोक के अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य रहे। अशोक स्तंभ को चुनार और मथुरा के पत्थरों को काट कर तराश कर ला करके समाज के विभिन्न भागों में स्थापित किया था। ये स्तंभ का कला जो है वह तत्कालीन समाज में ही नहीं अद्वितीय रहा, बल्कि वर्तमान में भी वैसी अद्वितीय कलाकृति अभी तक देखने को नहीं मिली। अशोक बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बराबर की पहाड़ी को काट करके कर्ण चौपार विश्व झोपड़ी नामक गुफा बनवाया था, जो कि उसमें क्या हुआ पॉलिश अभी भी अद्वितीय है। उसकी चमक बहुत गजब की है। वैसी चमक, वैसी कला बिरले देखने को मिलता है। भारतीय इतिहास में मौर्यों का जो देन है वह बहुत ही अविस्मरणीय है। मौर्य सम्राट, महान मौर्य सम्राट अशोक एक महान योद्धा के साथ साथ एक महान शासक भी था। उन्होंने अपने साम्राज्य के सुख दुख को ही अपना सुख दुख माना और साम्राज्य, लोक कल्याणकारी साम्राज्य की स्थापना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। अशोक तलवार यानी युद्ध नीति को त्याग करके धम्म नीति को अपनाया था। अशोक की मृत्यु के उपरांत बहुत कम समय में ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के कई कारण बताए जाते हैं। अगले एपिसोड में हम मौर्य साम्राज्य के पतन और मौर्य कला के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।